नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक लीगल क्वेरी सेशन चालू कर रहे हैं, जिसमें क्वेरीज चाहें तो अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स बेशक आप अपने हाइड अप कर सकते हैं, ताकि मेजॉरिटी लोगों की जो सिमिलर क्वेरीज हैं, जो सिमिलर सिचुएटेड कंडीशंस में बैठे हैं, उनकी भी क्वेरीज इस क्वेरी के माध्यम से सॉल्व हो सके। तो आइए हम उन क्वेरीज की जो क्वेरी को देखते हैं और इसका जो रिप्लाई भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं उस क्वेरी में क्या था। देखिए, क्वेरीज ने एक क्वेरी रखी थी, उसमें उन्होंने पूछा था कि डीवी केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किए बिना और डीवी केस में वाइफ ने जो इंसिडेंट प्लेस बताया है जहां घरेलू हिंसा हुई है, यानी हस्बैंड का घर, वहां प्रोटेक्शन ऑफिसर ने विजिट किए बिना, हस्बैंड साइड को सुने बिना, हस्बैंड साइड का बयान दर्ज किए बिना एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए सिर्फ वाइफ के बयान के आधार पे डीवी केस में डीआईआर रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश कर दी। और हस्बैंड डिफरेंट स्टेट में रहता है और वाइफ डिफरेंट स्टेट में रहती है, और वाइफ जहां रहती है वहां के प्रोटेक्शन ऑफिसर ने डीआईआर रिपोर्ट बनाए, तो एज पर लॉ वहां का प्रोटेक्शन ऑफिसर डीआईआर रिपोर्ट बना सकता है, या वहां का डीवी की एप्लीकेशन को हस्बैंड के लोकल एरिया के प्रोटेक्शन ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। प्लीज बताइए। दूसरा है, और कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किए बिना डीआईआर रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिस और कौन सी कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकते हैं, प्लीज बताइए। और डीवी केस में प्रोटेक्शन ऑफिसर को कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और कोई केस लॉ हो, और जो केस लॉ हो तो वो भी बताइए। ये इनकी जो क्वेरी है, और सो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड केस लॉ भी बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेरीज जो मेजॉरिटी लोगों की हो सकती है, तो हम इनकी जो क्वेरी को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या कहता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है सेक्शन 27 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है कि द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस मे बी विद इन द लोकल लिमिट वेयर द पर्सन aggravate permanently or temporarily resides or carry out the business or is employed. The respondent resides or carries on the business or is employed, or third the cause of action arise. तो कोई भी कंप्लेंट जो है जहां तो एग्रीवेट पर्सन टेम्पररी रिसाइड करता हो, जहां काम करती हो, और जहां रिस्पोंडेंट रिसाइड करता हो, या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता हो, तो तीनों जगह कहीं भी कंप्लेंट डाली जा सकती है। अब आइए प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या रोल है। देखिए, अगर इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स भी बने हुए, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो रोल है वो काफी ज्यादा होता है कि सिर्फ असिस्ट करना होता है, और ये डीआईआर की एक रिपोर्ट है वो बनानी होती है, और जो कंप्लेनेंट बताता है उसी हिसाब से डीआईआर की जो रिपोर्ट है वो उसी हिसाब से बनानी पड़ती है। ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिस तरह की इकोनॉमिक वायलेंस है, डाउरी रिलेटेड हरासमेंट है, और जो रिलीफ चाहिए, ये एक फॉर्मेट में एक डीआईआर रिपोर्ट बनाई जाती है और जो कि कोर्ट में डाली जाती है। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से इनकी पावर्स है डिफाइन की जाती है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में रहते हैं और वहां की क्या जो स्टेट गवर्नमेंट ने पावर्स बना रखी है, लेकिन यही है डोमेस्टिक ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर टू असिस्ट द एग्रीवेट पर्सन इन मेकिंग द कंप्लेंट इफ द एग्रीवेट पर्सन सो डिजायर्स। तो ये इनका काम है, एक तो इन्वेस्टिगेशन करना और लीगल एड प्रोवाइड करना और असिस्ट करना। तो और साथ में देखिए एक जजमेंट आई है, नीरज गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की है। तो उन्होंने ये लिखा है जजमेंट के, अगर हम कंटेंट्स को देखेंगे तो लिखा है कि ए पेयर परस्यूल ऑफ द aforesaid provisions shows protection officer as well as the service provider are the instrument to set the laws into motion for the justice to the aggrieved person. Therefore, section 12 permits the application to be moved either by the aggrieved person herself or by the protection officer or any other person on the behalf of aggrieved person. On the presentation of the application, the magistrate shall take into the consideration any DIR domestic incident report received by him from the protection officer or the सर्विस प्रोवाइडर बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन। तो फिर साथ में लिखा है कि द प्रोटेक्शन ऑफिसर एज वेल एज द सर्विस प्रोवाइडर बोथ हैव द एम्पावर टू असिस्ट द एग्रीवेट पर्सन, बट दे कांट बी टर्म्ड एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द मैटर। तो देखिए दोस्तों कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का रोल है वो सिर्फ असिस्ट करना है,
वो डिटेल्स में नहीं जाना है, इन्वेस्टिगेशन का एजेंसी की तरह काम नहीं करेंगे, जस्ट लाइक एज सच जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की तरह चलते हैं, इनका काम सिर्फ असिस्ट करना है, उनको एड प्रोवाइड करना है और जो है कंप्लेंट को DIR के साथ सप्लीमेंट करके कोर्ट में डालना है। तो इनका काम सिर्फ असिस्ट करना है। तो ऐसे केस में अब उन्होंने कहा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन किए बिना डाल दी और तो देखिए इसमें कुछ जजमेंट्स आई हैं। पहले मैं जजमेंट उनकी क्वेरी को सॉल्व करने से पहले एक जजमेंट्स को देख लेते हैं। तो कोर्ट ने जो मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को कुछ रिलाई किया हुआ है, उन जजमेंट्स को एक बार आप देखिए और सारी क्वेरीज का जो कंटेंट्स हैं वो खुद ब खुद सामने सॉल्व हो जाएंगे। लिखा है कि जो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है वो कई तरीके की बायस हो सकती है, पेक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस और ऑफिशियल बायस। तो हर तरह की इन्वेस्टिगेशन बायसनेस से ग्रस्त हो सकती है। दूसरी चीज देखिए कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हर का राइट है, विक्टिम का भी राइट है और अक्यूज्ड का भी राइट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है बल्कि ह्यूमन राइट भी है। तो ये चीज उन्होंने डिफाइंड की है। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए ये चीज है डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है कि लॉ इज क्वाइट सेटल्ड that a defective investigation cannot be a ground to declare the innocent of the accused. After all, the role of the court is to find the truth, as every trial is journey towards it. Thus, merely because an investigation is defective and two on the technical ground, a person charged with the offense cannot be acquitted as a matter of course. और ये मद्रास हाई कोर्ट ने खुद नहीं बताया, ये माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स पहले से आ रखी हैं उन पर रिलायंस किया। देखिए दयाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस R.A. मेहता और हेमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये जजमेंट्स पहले जो जजमेंट्स आ चुकी हैं उन पर रिलायंस किया गया कि एक डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होने का मतलब ये नहीं कि अक्यूज्ड मतलब उस आधार पे अक्यूज्ड को अक्यूटल कर दिया जाए। तो ये तो थी जजमेंट्स के ऊपर। आगे देखिए और भी बता लिखा हुआ है इसमें, आगे लिखा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर इन्वॉल्व होता है डू डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट रूल्स पे, तब कॉन्सेप्ट ऑफ बायसनेस जो बेशक अंदर आ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है अगर कल को वो आई विटनेस है ऑकरेंस का, वो खुद ही रजिस्टर करता है, फिर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ऐसे केसेस में जो है वो बायसनेस गिनी जाती है। तो फिर इन अदर वर्ड्स आई विटनेस एंड अकरेंस कैनॉट बी done the role of investigate. He can't be allowed to wear two hats at the same time. तो ऐसे केसेस में जो है बायसनेस मानी जा सकती है, कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। अब एक प्रबल डोगरा वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जजमेंट को देखिए। इन्होंने कहा है पैरा नंबर 19 पे देखिए, ये लिखा है कि कोर्ट्स हमेशा इंटरफेयर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन को जब लगे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोई वायलेशन की है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ और पुटिंग द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन इन जियोपर्डी, मतलब इसको किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन जो बोनाफाइड नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो है जो इन्वेस्टिगेशन बायस्ड है, मैलाफाइडनेस है, तब ऐसे केसेस में इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन अगर एलिगेशन ऐसे लगी है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो है वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है और कोर्ट कैन व्हेन द सेम आर फाउंड टू बी प्रूव्ड एंड ओनली देन कोर्ट कैन इन्वेस्टिगेट इंटरफेयर विद इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब प्रेयर मांगी गई है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन जो की है वो अक्यूज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की है, तो ऐसे केस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। Even otherwise, the malafidness of the informant may not be sufficient. अगर कह भी देता है कि हाँ जी ये malafidness हुई है, तब भी ये sufficient ground नहीं बनता कि कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेट में इंटरफेयर करे। अब दूसरी देखिए और क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी लिखा है कि वेल सेटअप प्रिंसिपल लॉ है कि फ्री ट्रायल जो है फंडामेंटल राइट अक्यूज्ड का भी है और कंप्लेनेंट का भी है। अगर कोर्ट सुपरवाइज करने लग पे इन्वेस्टिगेशन को और डायरेक्शन देने लग पड़े इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और कंपेल करे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आप अपना ओपिनियन बनाओ ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, फिर कहता है फिर ट्रायल कोर्ट का क्या फंक्शन रह जाएगा। तो देखिए ये कोर्ट ने अपना जो डिसीजन है वो बताया कि मतलब जो डायरेक्शन है वो बताइए। तो ये उम्मीद है ये काफी हद तक आपकी जो क्वेरी को सॉल्व कर रहा है, ये पॉइंट कि कोर्ट जो है लिमिटेड लेवल तक ही इन्वेस्टिगेशन को इंटरफेयर कर सकती है। तो ऐसे केस में जो क्वेरीज का जो क्वेरी है वो काफी हद तक सॉल्व हो रही है इस पॉइंट पे कि देखिए उन्होंने पूछा कि वहां का प्रोटेक्शन ऑफिसर रिपोर्ट बना सकता है या एप्लीकेशन को लोकल एरिया के प्रोटेक्शन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है, प्लीज बताएं। तो ऐसे केसेस में देखिए यही है कि जहां कंप्लेंट रहती है वहां का प्रोटेक्शन ऑफिसर वहीं पे ही इन्वेस्टिगेट मतलब जो उसको असिस्ट कर सकता है और अपनी रिपोर्ट बना सकता है। ट्रांसफर करने का कोई जो है ऐसा बाइंडिंग प्रिंसिपल नहीं है कि उसको इन्वेस्टिगेटिंग को ट्रांसफर करे। जहां कंप्लेनेंट को सहूलियत होगी, जहां एग्रीवेड पर्सन को सहूलियत होगी, हमने वहां पे केस डालना है तो फिर वो उसी हिसाब से वो करे। और कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किए बिना DIA रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश कर दी, कौन सी कोर्ट में और कैसे चैलेंज कर सकते हैं, प्लीज बताइए।
देखिए, पहले ही ये क्लेरिफाई हो चुका है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का रोल इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है बल्कि असिस्ट करना है। तो अगर ऐसी रिपोर्ट मैकेनिकली फॉर्म में भी डाल दी गई है तो कोर्ट जो है क्वेश्चनिंग में तो इसका कोई ज्यादा रिलीफ मिलने का स्कोप बहुत कम है। लेकिन मैं ये नहीं कुछ कहूंगा कि नहीं मिल सकता, लेकिन जो जजमेंट्स वो बता रही हैं उस आधार पे ये लग रहा है कि इसमें स्कोप जो है कम है। ट्रायल के द्वारा ही जो कंप्लेनेंट कितना सही बोल रहा है, क्योंकि एलिगेशन अगर अब ये भी नहीं पता कि एलिगेशंस किस तरीके की लगाई गई हैं, नेचर ऑफ एलिगेशंस कैसी हैं। अगर किसी को रिस्पोंडेंट बना दिया गया है और उसमें कोई एलिगेशन लगी ही नहीं है तो वो बेशक क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर वो दूसरे शहरों में रह रहे हैं और कभी डोमेस्टिक जो रिलेशनशिप में रहे ही नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बनता है क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर डायरेक्ट एलिगेशंस लगी हैं तो इसमें क्वेश्चन का स्कोप बहुत मिनिमल हो जाता है। एक ही स्कोप रहता है कि एविडेंसेस लीड किए जाएं, एविडेंसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन करके अगले की टेस्टिमोनी को डिमोलिश किया जाए। तो यही इस सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है। और लिखा है कि डीवीएन प्रोटेक्शन ऑफिसर को कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी। देखिए, ये क्लैरिफाई हो चुका है कि ये काम जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर का वो सिर्फ असिस्ट करना है और लीगल एड प्रोवाइड करना है। तो उम्मीद है ये लीगल क्वेरी काफी हद तक सॉल्व हो गई होगी। और अगर आप चाहें तो आप भी अपनी लीगल क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस लीगल क्वेरीज को लेंगे और नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय